इंशाल्लाह अज़ीज़ जब हमारा चैप्टर कंप्लीट होगा तो आपके जो प्रोफेसर हैं वो इस पूरे चैप्टर की जितनी भी टेस्ट योर सेल्फ हैं उन पर स्पेशल लेक्चर लेकर आएंगे। इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे, एमसीक्यूज़ को सॉल्व करेंगे। एक एक चीज़ आपकी 100% क्लियर होगी। आपने बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। अभी तक इस चैप्टर के हमारे 5 लेक्चर हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि 100% आपको क्लियर होंगे। जिन्होंने नहीं देखे वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। इंशाल्लाह सीक्वेंशियल ऑर्डर में हमारे जो है वो लेक्चर चलेंगे और हम जो है वो इस बुक को वाइंड अप करेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, आयनाइजेशन एनर्जी। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आपको आयनाइजेशन एनर्जी का पहले से जो है वो आइडिया है, जो कि आप 9th में पढ़ कर आए हुई हैं, ठीक है। आयनाइजेशन वर्ड पे गौर करें तो आयनाइजेशन लफ्ज़ आइन से निकला है। और आइन कैसे बनते हैं? जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है, ठीक है। तो किसी भी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें जितनी एनर्जी चाहिए होती है उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। यानी उस एटम को आयोनाइज करने के लिए, उस एटम के वैलेंस से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स। अब बात कुछ ऐसी है स्टूडेंट्स, आपके पास एक एटम है जो कि गैशियस स्टेट में है, यानी कि उसकी फेस कौन सी है? गैस। सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी, लेकिन गैस होनी चाहिए, ठीक है। उसके वो गैशियस स्टेट में हो गया। दूसरा, वो आइसोलेटेड होना चाहिए। आइसोलेटेड का मतलब स्टूडेंट्स, उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट नहीं कर रही हो, वो आइसोलेटेड सिस्टम होता है। यहाँ पे बेशक नहीं लिखा, लेकिन आपको याद होगा, आपने 9th में डेफिनेशन पढ़ी थी, मैं आपके लिए रिपीट कर दूँ। The amount of energy required to remove the electron from the outermost shell of an isolated gaseous atom। कोई भी एटम गैशियस स्टेट में उसके वैलेंस शेल, जिस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करी, उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। स्टूडेंट, जैसे हम किसी भी बिल्डिंग में, किसी भी घर जाते हैं तो हमें पहले डोर से एंट्री करनी पड़ती है, पहले चौकीदार से मिलना पड़ता है। उसी तरीके से एक एटम का जो वैलेंस शेल होता है ना, उसको ही सबसे पहले जो होता है वही रिएक्शन में इन्वॉल्व होता है हमेशा। वही लूज गेन कर रहा होता है, इलेक्ट्रॉन लूज भी कर रहा होता है एटम, या गेन भी कर रहा होता है स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चूंकि फर्स्ट ईयर लेवल है, इसलिए आपके प्रोफेसर थोड़ा कंसेप्चुअली डीपली जाकर ना आपकी एक चीज़ को क्लियर कर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, तो आपको डेफिनेशन क्लियर हो चुकी है ना स्टूडेंट्स? द एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फॉर एटम इन 1 मोल ऑफ, अब ये 1 मोल वाली बात चूँकि फर्स्ट ईयर है इसमें नई आई है कि आपका जो एटम है वो 1 मोल, यानी कि एक एटम है तो वो अकेला है तो वो 1 मोल के बराबर है स्टूडेंट्स, और 1 मोल एक एवोगैड्रो के बराबर होता है, ठीक है। तो उस एटम के 1 मोल जो एटम है उसके वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए उसको आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। वो एटम गैसियस स्टेट में होना चाहिए, ठीक है स्टूडेंट। आयनाइजेशन एनर्जी को हम डेल एच से शो करते हैं। एच कहते हैं एंथैल्पी को, एंथैल्पी लिख लें। एंथैल्पी का मतलब होता है हीट कांटेक्ट, डेल एच का मतलब चेंज इन हीट, ठीक है। फिजिक्स में हम जो मतलब डेल चेंज को कहते हैं, यहाँ पर सॉरी जो डेल है हमारा ना वो हीट को कहेंगे, चेंज इन हीट कहेंगे, चेंज इन एंथैल्पी कहेंगे। हीट कांस्टेंट सिस्टम कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, कितनी एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक और बात भी क्लियर कर लूँ यहाँ पर, कब एटम के वैलेंस से आप इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो वो एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा। क्या होगा? एंडोथर्मिक, क्योंकि आप एनर्जी दे रहे हैं और सिस्टम वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है जी, ठीक है। फर्स्ट एग्जांपल सोडियम वाली, सर पहले कहीं देखी है, भाई देखी हुई है, 9th में पढ़ी थी। ये अलग बात थी कि वहाँ पर 496 किलो जूल पर मोल एनर्जी की वैल्यू थी। प्रोडिक टेबल वाला जो आपका थर्ड चैप्टर था रावलपिंडी बोर्ड वाला, राइट साइड पे आपको मौजूद था टॉप पर। तो 496 थी, डजेंट मैटर स्टूडेंट, कोई बात नहीं। किलो जॉल पर मोल जो है ये हमारी बॉन्ड एनर्जी, जो एनर्जी का यहाँ पर हम जो यूनिट इस्तेमाल कर रहे हैं वो किलो जॉल पर मोल है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। सोडियम को देखें और एरो के बाद सोडियम और प्लस है, और प्लस का मतलब ये कैटाइन है। कैटाइन पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, और वो कैसे बनते हैं? जब एटम इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उस पर कौन सा चार्ज आता है? प्लस चार्ज आता है, ठीक है स्टूडेंट्स। क्लियर हो गया। तो सोडियम ने इलेक्ट्रॉन को लूज़ किया, उस पर प्लस चार्ज आया और इलेक्ट्रॉन निकल गया, वो आगे आपको शो हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से कैल्शियम की बात करें तो सोडियम जो है ये अल्कली मेटल से ताल्लुक़ रखता है, ग्रुप 1A, और जो कैल्शियम है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, एस ब्लॉक की बात हो रही है। सोडियम पहले 1A से ताल्लुक़ रखता है,
हाली ने कीरब से और बी मक का सर बड़ा, जिसकी निमोनिक भी बनाई है। तो कैल्शियम जो है ये उससे ताल्लुक़ रखता है। कैल्शियम जो है उसके वैलेंस से जब आप एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे, वैसे तो कैल्शियम के वैलेंस में दो होते हैं, ये क्योंकि ग्रुप 2 का है तो वैलेंस में दो होंगे, इसकी ये दो लूज़ करता है। पहले हम एक लूज़ करेंगे, तो एक लूज़ करते हुए आप देख सकते हैं कि 590 किलो जूल पर मोल एनर्जी लग रही है। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन आपने कैल्शियम से रिमूव करना है। कैल्शियम ऑलरेडी प्लस है, मतलब एक लूज उसने किया हुआ है। तो एरो देखें, उसमें फॉरवर्ड एरो के बाद आप देख सकते हैं कि कैल्शियम पे +2 है, मतलब एक और इलेक्ट्रॉन जो कि आगे शो भी हो रहा है वो निकल रहा है। आपकी बात 1150 किलो जूल पर मोल एनर्जी है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स जब इलेक्ट्रॉन निकलता है तो एटम का साइज़ कम हो जाता है। जब एटम का साइज़ कम हो जाता है तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल का फासला कम हो जाता है, रेडियस कम हो जाता है। ठीक है, और जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर तो प्रोटॉन होते हैं, प्रोटॉन की तादाद तो कम नहीं हुई, हमने तो इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है, तो न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा रहता है। लेकिन जो वैलेंस शेल है वो कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन के निकलने की वजह से। तो अंदर जो न्यूक्लियस है वो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन पर उसका होल्ड बहुत ज़्यादा हो जाता है, और जो अट्रैक्शन इतनी स्ट्रॉन्ग हो जाती है कि अब अगले इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। मज़ा आ रहा है स्टूडेंट? इसलिए एनर्जी की वैल्यू बढ़ गई है। अब अगर थर्ड निकालेंगे, हो तो थर्ड निकालेंगे। वैसे स्टूडेंट्स, आपके नॉलेज के लिए बता दूं, कैल्शियम का ना एटॉमिक नंबर होता है 20, यानी इसमें 20 इलेक्ट्रॉन है। पहले शेल में दो, दूसरे में 8, फिर 8, फिर 2, वैलेंस में मतलब इसके 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो अब देखिए कैल्शियम पे +2 है, +2 का मतलब 2 लूज़ कर चुका है, तो फॉरवर्ड एरो अब +3 हो गया, यानी कि +3 का मतलब 3 लूज़ हो चुके हैं। वो वाला इलेक्ट्रॉन भी आगे प्लस के आगे आपको शो हो रहा है। अब डेल एच यानी कि एंथैल्पी, हीट कांटेक्ट, I3 का मतलब क्या है? आयनाइजेशन एनर्जी 3, ऊपर का I2 लिखा हुआ है, आयनाइजेशन एनर्जी 2, I1 आयनाइजेशन एनर्जी 1। एक एक चीज़ क्लियर होगी, कभी भी परेशान नहीं होना, मैं आप किस लिए हूँ आपका प्रोफेसर। तो डेल HI3 जो होगा वो 4940 किलो जूल पर मोल होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपके पास आप देख सकते हैं कि जूँ जूँ इलेक्ट्रॉन मूव करते जा रहे हैं तो एनर्जी की वैल्यू बढ़ी, आपको उतनी ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। 4940 किलो जूल पर मोल एनर्जी हमें चाहिए होगी कैल्शियम से थर्ड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। मज़ा आया स्टूडेंट्स? तो हमने डेफिनेशन की, और सोडियम और कैल्शियम में की जो है वो 1 2 3 तीन आयनाइजेशन एनर्जीज को हमने देखा, 590, 1150 एंड 4940। अब फैक्टर्स की बात करते हैं। मेरे स्टूडेंट्स जो हैं उनको पहले से फैक्टर्स पता है, क्योंकि वो 9th में पढ़ कर आए हुई हैं। एक्सक्यूज़ मी। तो स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी के जो फैक्टर्स आ रहे हैं ना, सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब है, आपने दुआ भी करनी है कि अल्लाह पाक सेहत अता करे। अच्छा, फैक्टर्स अफेक्टिंग आयनाइजेशन एनर्जी। आयनाइजेशन एनर्जी के जो फैक्टर्स हैं वो पीरियड्स में भी आपने पढ़ने हैं, ग्रुप्स में भी पढ़ने हैं। ठीक है, ये जो पहला वर्ड लिखा हुआ है ना, न्यूक्लियर चार्ज, स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट एज अ माय स्टूडेंट्स, आपके कॉन्सेप्ट इतने स्ट्रॉन्ग होने चाहिए ना कि जो मर्जी जहाँ मर्जी से क्वेश्चन आ जाए आप उसको डील कर सकते हो। ठीक है स्टूडेंट, न्यूक्लियर चार्ज का मतलब पहले डिटेल से समझो कि एटम के सेंटर में जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस में आपको पता है प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज नहीं है। जितने ज़्यादा प्रोटॉन बढ़ेंगे न्यूक्लियस का साइज़ बड़ा होगा और न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा, यानी वैलेंस पर उस न्यूक्लियस का होल्ड बहुत ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को खींचने की पावर बहुत ज़्यादा होगी, जिसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहते हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ने से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों सर? देखो बच्चों, एक छोटा मैग्नेट है और एक बड़ा मैग्नेट। ये मैग्नेट बड़ा हो जाता है ना, तो उसकी ज़ाहिर बात है पावर भी बढ़ जाती है। तो न्यूक्लियस का साइज जब बड़ा होगा तो उसमें किस वजह से? प्रोटॉन बढ़ने से। तो वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को वो ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा। जब ज़्यादा अपनी तरफ पुल करेगा तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए। ठीक है, तो ये स्टूडेंट न्यूक्लियर चार्ज का कॉन्सेप्ट। अब कॉन्सेप्ट में पावर देखो, को न्यूक्लियर चार्ज डन हो गया तो आपको ये सारी हेडिंग क्लियर हो गया। ठीक है, तो आप इधर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन दे दें, जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग जाएगी, बढ़ जाएगी, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत मुश्किल है। क्योंकि अब न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन को जाने नहीं देगा। पापा जानी घर होंगे तो बेटा मस्ती कभी भी नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। ये बात होती है। साइज ऑफ एटम और आइन, साइज जितना बड़ा, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फासला उतना ज़्यादा। क्यों? क्योंकि फिर उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए हमें एनर्जी जो है वो उतनी ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का जितना ज़्यादा फासला बढ़ेगा, रेडियस बढ़ेगा। ठीक है, जब रेडियस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब ये है कि अंदर वाला जो न्यूक्लियस है उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर होल्ड ख़त्म हो गया है। ख़त्म तो नहीं होता वैसे, कम हो गया है, तो इसलिए उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए इतनी एनर्जी नहीं चाहिए। तो इसका मतलब साइज़ बड़ा होने से आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज़ करिए। लगाओ फिर मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर इन्वर्सली प्रोपोर्शन का साइन।
थर्ड पर आ जाओ, इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट। इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट को देख लो, एक होता है स्टूडेंट्स हाफ फील्ड और एक होता है कम्प्लीटली फील्ड। ठीक है जी, आपके पास याद रखना कि हाफ फील्ड और कम्प्लीटली फील्ड ऑर्बिटल स्टेबल होते हैं, यानी वैलेंस में इवन नंबर वाले जो इलेक्ट्रॉन हैं वो स्टेबल हैं, या ऑड आ रहे हैं तो वो भी स्टेबल हैं। ठीक है, तो इसके ऊपर हम बहुत डिटेल से बात करेंगे आगे। सेकंड चैप्टर में हमारे पास इलेक्ट्रॉन की फिलिंग आई, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, पॉली एक्सक्लूजन रूल, हॉर्न्स रूल और ऑफ प्रिंसिपल, जो डिटेल से हमें बताते हैं इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे होती है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जब आपने एक फुल्ली फिल्ड यानी कि पेड है या हाफ फिल्ड है, ठीक है, अनपेड है, इनमें से जब आपने इलेक्ट्रॉन को निकालना है ना जी, तो आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है, अब पहली बात नोबल गैस की बात करें तो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि नोबल गैसेस बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। नोबल गैस में से इलेक्ट्रॉन निकालना बहुत मुश्किल है, चूँकि वो स्टेबल है, वो पेड है। क्यों? क्योंकि वो फुली फिल्ड शेल्स हैं, और फिल्ड मैंने आपको बताया जो कम्प्लीटली फिल्ड हैं उनमें से आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वो स्टेबल हैं। ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन की नाइट्रोजन के मुकाबले में पावर कम है। क्यों? देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, 1s2 2s2 2p3। अब 2p3 में का मतलब p के 3 ऑर्बिटल है, ध्यान से सुनना, p के 3 ऑर्बिटल है, px py और pz। अब 2p3 था तो px में भी 1, py में भी 1 और 2pz में भी 1, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन आ गया। अब ध्यान से देखो, पी एक्स पी वाई पी जी जो है ये सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब ये हाफ फील्ड है, क्योंकि आपको पता है ना कि पी के में टोटल 6 होते हैं, पी एक्स में भी 2, पी वाई में भी 2 और पी जी में भी 2, सब में 2 होते हैं। तो जब सब में एक एक इलेक्ट्रॉन रह गया, सब हाफ फील्ड रह गए, तो इसका मतलब ये हुआ कि हाफ फील्ड है, और हाफ फील्ड बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है। अब ऑक्सीजन की बात करें तो 1s2 2s2 2p4 था, तो 2p4 को जब हमने स्प्लिट किया, पी के 3 ऑर्बिटल्स को ले, 2px 2py 2pz, तो पहले तो सब में एक एक इलेक्ट्रॉन हम डालेंगे, एक्स में भी 1, वाई में भी 1, जी में भी 1। अब जो एक बच गया, फिर वापस जब हम शुरू से जाएंगे तो फिर एक्स को एक और मिल जाएगा, एक्स के तो अब वो पेड हो गया, लेकिन वाई जो है वो अनपेड रह गया है। ठीक है, तो नाइट्रोजन जो है ये इसके जो पी ऑर्बिटल्स हैं ये सारे जो हैं वो अनफिल्ड हैं, अनपेड है, और जो ऑक्सीजन है उसके आप लोग देख सकते हैं कि सारे अनपेड नहीं है पी के ऑर्बिटल, तो वो लेस स्टेबल है। जो लेस स्टेबल होगा तो मतलब आयनाइजेशन एनर्जी भी कम होगी। ठीक है, और नाइट्रोजन की जो है वो स्टेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि वो उसके पी ऑर्बिटल जो वैलेंस के हैं ना, पी वैलेंस का जो शेल है उसमें जो पी ऑर्बिटल है वो सारे अनपेड हैं, यानी अनफिल्ड हैं, हाफ फील्ड सॉरी हैं। तो हाफ फील्ड का मतलब ये है कि वो उतने ज़्यादा स्टेबल है, उतनी ज़्यादा एनर्जेशन एनर्जी आपको ज़्यादा चाहिए। मज़ा आ रहा है स्टूडेंट्स? नेक्स्ट देखते हैं शील्डिंग इफेक्ट। अब न्यूक्लियर एटम का साइज जितना बड़ा है, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन है उसको डिस्टर्ब करने वाली कौन सी चीज़ है? न्यूक्लियस के बाद आगे आने वाले जो बहुत सारे शेल्स हैं, उन शेल्स में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, हर इलेक्ट्रॉन चाहता है कि मैं न्यूक्लियस की अट्रैक्शन को जो है वो गेन कर लूँ, क्योंकि न्यूक्लियस के बाद गिर्द बहुत सारे शेल्स होते हैं। किस पर डिपेंड करता है? साइज़ पर। जितना ज़्यादा साइज़ ज़्यादा होगा, एटम का साइज़ बड़ा होगा, उसमें शेल्स उतने ज़्यादा होते हैं। ठीक है, ये टॉप से बॉटम होता है पीरियोडिक टेबल इन अ ग्रुप, पीरियड्स में नहीं होता, क्योंकि पीरियड्स में इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ते, सिर्फ प्रोटॉन बढ़ते हैं। तो टॉप से बॉटम आपके पास क्या होगा? साइज बढ़ है, शेल्स बढ़ रहे हैं, तो शेल्स बढ़ने से वैलेंस इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो कम हो रही है, और उस अट्रैक्शन को डिक्रीज कौन कर रहे हैं? अंदर वाले इलेक्ट्रॉन्स उसको डिक्रीज कर रहे हैं, उस अट्रैक्शन को कमज़ोर कर रहे हैं। तो इट मीन्स डैट कि शील्डिंग इफेक्ट जो है वो आपका क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। तो जितनी ज़्यादा शील्डिंग इफेक्ट बढ़ेगा उतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम होगी। तो शील्डिंग इफेक्ट आयनाइजेशन एनर्जी का इनवर्स रिलेशन है, टॉप से बॉटम शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है, लेफ्ट से राइट जो होता है वो कांस्टेंट रहता है। मज़ा आया स्टूडेंट? अब आओ ना ज़रा स्पिन पेयर रिपल्शन, बिल्कुल नई चीज़ आपके पास आ गई है। जब इलेक्ट्रॉन आपके पास जो होंगे वो पेड होंगे एक ऑर्बिटल में, तो रिपल्शन जो होगी वो आपके पास आयनाइजेशन एनर्जी को कम कर देगी। ठीक है जी, बहुत ध्यान से सुनना है इस बात को। मिसाल के तौर पर एग्जांपल्स के ऊपर हम जब आएंगे तो फिर मज़ा आएगा। जैसे ये सेकंड पैराग्राफ में इसने मैग्नीज़ की एग्जांपल दी है। मैग्नीज़ का एटॉमिक नंबर 25 है। ये पीरियोडिक टेबल के डी ब्लॉक की जो पहली 3D सीरीज़ है ना स्टार्ट में, वहाँ मौजूद है। तो इलेक्ट्रॉन जो है, अगर आप क्रोमियम को देखें तो क्रोमियम का एटॉमिक नंबर है 24, मैग्नीज़ का 25 है। ये आर्गॉन ब्रैकेट में क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 यहाँ तक 18 बनता है, और यहाँ तक आर्गॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बनती है, तो इसलिए ब्रैकेट में हमने आर्गॉन डायरेक्टली लिख दिया है, ऊपर भी नीचे भी। उसके बाद देखो तो 4s और 3d आता है। अब s के 1 है और d के कितने हैं? 5। तो डी के टोटल 5 ऑर्बिटल हैं, सब में एक एक इलेक्ट्रॉन है, और एस में एक इलेक्ट्रॉन है। सारे के सारे जो हैं वो आपके पास अनपेड हैं।
इसी तरीके से जो मैगनीज आ रहे हैं, मैगनीज में 3d5 है और 4s2 है। तो क्रोमियम में आप देखो तो s के एक अनपेड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, वो भी 4s में, ठीक है। और वो उसमें इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना जो है वो बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि 4s जो है वो अकेला इलेक्ट्रॉन एक है ना। मैंने आपको क्या सिखाया कि इलेक्ट्रॉन अगर पेड होंगे तो पेड एक दूसरे के दुश्मन ही है ना, मतलब आप सेम चार्जेस है। जब दोनों इलेक्ट्रॉन होंगे जैसे 4s2 अगर होता फिर क्या होता सर, तो भाई 4s2 होता तो दो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, हमेशा रिपेल करता है। जब रिपेल करता है तो उसका मतलब क्या है कि वो इजीली एक दूसरे से पहले ही रिपेल कर रहा है, तो एनर्जी भी हमें कम चाहिए होगी उन्हें अलग करने के लिए। तो क्रोमियम में 4s1 है, इसका मतलब क्या है कि एक अनपेड है, जबकि मैग्नीज में 4s2 है। तो s2 को मतलब पेड हो गया, वो 4s के जो दो इलेक्ट्रॉन है वो एक दूसरे को पहले ही रिपेल कर रहे हैं, आपको एनर्जी इतनी कम चाहिए होगी उनको अलग करने के लिए, ठीक है। जबकि क्रोमियम की बात करें तो उसमें है ही एक इलेक्ट्रॉन, और उसको जो है वो मुश्किल है आप सेपरेट आउट कर सकें। आयनाइजेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होगी तब जाके होगा। डन हो गया स्टूडेंट, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसमें अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कोई इशू है तो आप पूछ सकते हैं। ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब प्रोडक्ट ट्रेंड जो है वो हम आयनाइजेशन एनर्जी के देखने जा रहे हैं पीरियड्स और ग्रुप में। ये हमारा लास्ट जो है वो टॉपिक है आज के लेक्चर का। तो पहले तो मैं आपको बता दूं आयनाइजेशन एनर्जी की जनरल ट्रेंड सुन लो। लेफ्ट टू राइट जो होती है वो डिक्रीज करती है, टॉप से बॉटम बढ़ती है, क्योंकि टॉप से बॉटम पीरियोडिक टेबल में एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, साइज बढ़ता जा रहा है, शेल्स बढ़ते जा रहे हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं, शेल्स बढ़ रहे हैं, शील्डिंग इफेक्ट बढ़ रहा है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का फासला कम हो रहा है, और सॉरी बढ़ रहा है। तो फासला बढ़ने से न्यूक्लियस का वैलेंस पर होल्ड नहीं रहेगा। और लेफ्ट टू राइट क्या होगा, साइज डिक्रीज हो रहा है, शेल्स बढ़ ही नहीं रहे, इलेक्ट्रॉन बढ़ ही नहीं रहे, शील्डिंग इफेक्ट कांस्टेंट हो गया है। न्यूक्लियस का साइज जो है वो बड़ा हो रहा है, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं। जब प्रोटॉन बड़े हो रहे हैं तो जितने भी वैलेंस के इलेक्ट्रॉन हैं उनको कभी भी नहीं जाने देंगे, क्योंकि प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, न्यूक्लियस का साइज बढ़ रहा है, बाहर शेल्स बढ़ ही नहीं रहे, तो साइज कम होने की वजह से वैलेंस के इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होगी। डन हो गया स्टूडेंट्स। तो ये आपकी है प्रोडक्ट ट्रेंड्स इन आयनाइजेशन एनर्जी। तो डाउन द ग्रुप आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज कर रही है, ठीक है, क्योंकि साइज बढ़ रहा है। तो हाली ने की रब से फरियाद, ली ने की रब से फरियाद। आप देख रहे हैं लिथियम का साइज़ जो है उसकी एनर्जी ज़्यादा है, फिर सोडियम की ज़्यादा है, पोटाशियम की मतलब और कम हो रही है, रुबिडियम की और कम है, सीजियम की और कम है, ये कम हो रही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर है। क्यों? क्योंकि साइज़ बड़ा हो रहा है। अभी सारी डिटेल बता चुका हूँ। लेफ्ट टू राइट पीरियड में बात करें तो शेल शू कैन चेंज रहेंगे, न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, इंक्रीज़ करेगी। तो नोबल गैसेस की आयनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होती है, आपको मैं बता चुका हूँ। टॉप राइट साइड पे ग्रुप 18 इसका नाम है। प्रीवियस लेक्चर आपने मेरे सारे अगर देखे हैं तो आपको कोई इशू नहीं होगा, एक एक बात आपके दिमाग में सेव हो रही होगी मेरी। जो कि मेरी जो है वो लेक्चर की क्वालिटी यही होती है कि जो पढ़ाता हूँ उसी टाइम याद हो जाता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक तो नोबल गैसेस जो हैं वो फील्ड हैं, दूसरा इसमें वो पेड भी हैं, और इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट है। अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, बहुत ज़्यादा लो होती है। अब ये जो बना हुआ है सर, ये टेबल के बारे में बता देता हूँ। देखो आयनाइजेशन एनर्जी हाइड्रोजन की देखो, फिर हीलियम की ज़्यादा हो गई, फिर लिथियम की कम हो गई, फिर बेरिलियम की कम है, ये बोरॉन की, ये लेफ्ट टू राइट बात हो रही है। फिर नियॉन की देख लो ऊपर आ गई है, फिर सोडियम की कम, फिर मैग्नीशियम की ज़्यादा, फिर एल्यूमिनियम की कम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गॉन, पोटाशियम एंड कैल्शियम। ये अब आप देख सकते हैं कि ये एटॉमिक नंबर लेफ़्ट टू राइट, ये हमें ग्राफ सर क्या बताता है, ये हमें ये बताता है बच्चों कि हम लेफ़्ट टू राइट जब जा रहे हैं एटॉमिक नंबर बढ़ता जा रहा है, और एटॉमिक नंबर जब बढ़ेगा तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ती जा रही है। डन हो गया स्टूडेंट। तो ग्राफ में आप राइज एंड फॉल देख सकते हैं। ये था मेरा क्वालिटी लेक्चर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो हम जो है वो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को देखेंगे, टेस्ट योर सेल्फ भी इंशाल्लाह सॉल्व करेंगे। वैसे चैप्टर के एंड में अगर अभी ना हुई तो सारी टेस्ट योर सेल्फ पर स्पेशल लेक्चर आ रहा है, और इसके बाद जो है उस चैप्टर की एक्सरसाइज भी कम्प्लीटली सॉल्व करवाऊंगा, एमसीक्यूज़ भी करवाऊंगा। परेशान नहीं होना, चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, और अपने तमाम दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करना है। किसी किस्म का कोई इशू, मसला मसाइल 0303650864 ये सारी मेहनतें सब कुछ आपके लिए, आपका अपना चैनल है, और इसका बुनियादी मकसद क्या है कि क्वालिटी एजुकेशन को प्रमोट किया जाए। जो जिनको मैंने डायरेक्टली फ़िज़िकली क्लास में नहीं पढ़ा पा रहा, तो वो जो है वो ये मेरे लेक्चर देख सकें। तो टाइम की बहुत कमी होती है, तो शॉर्टेज के बावजूद जो है मैं कोशिश करता हूँ कि आपके लिए लेक्चर्स अपलोड करता रहूँ। आपका रिस्पॉन्स जितना अच्छा आएगा उतनी ज़्यादा मज़ीद जो है वो वीडियोज़ आती हैं और मोटिवेशन मिलती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा।
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।